नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम चल गया होगा, जेएसएससी लैब असिस्टेंट एंड जेएसएससी पीजीटी दोनों ही का फॉर्म निकल चुका है और फॉर्म फिलअप भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म फिलअप आपका 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए अपना तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री का चैप्टर 6 तक ऑलरेडी देख चुका था। आज से हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 7 से स्टार्ट करेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 होगा। इसके बाद जितने भी सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स मिलते जाएंगे, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार के हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं। सभी प्रकार के जॉब रिलेटेड न्यूज़ और तैयारी से संबंधित सभी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले टॉपिक पर। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 6 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलरेडी देख चुका था। इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, ठीक है। आज के इस वीडियो में चैप्टर 7 को देखेंगे, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल एंड कम्प्लेक्सेस, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक सबसे पहला टॉपिक है। चलिए इसको देखते हैं। उसके बाद जैसा होगा आगे हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, एक एक टॉपिक्स को कवर करेंगे। और पिछला एग्जाम में अर्थात कि 2022 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, मुख्य रूप से बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, 11th और 12th क्लास के अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी हिसाब से आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और साथ में मैं हर एक वीडियो में ये बताते हुए चलूंगा कि उस चैप्टर से 2022 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसीलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखने का प्रयास करें जितने भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। तो चलिए पहले टॉपिक पे आते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज का पहला टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। वैसे तो डी ब्लॉक एलिमेंट का बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन आज हम लोग मुख्य रूप से 10 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो कि जेएसएससी की परीक्षा में आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए इसके लिए आप परेशान ना हो। 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना है जिससे क्वेश्चन बना था और आगे आने वाले परीक्षा में भी आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। समझ करके चलिए, आपका एग्ज़ाम 100% होने जा रहा है, ठीक है। और इस बार लंबा नहीं खींचेगा सरकार, दिसंबर तक आपको आपका हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है। 60-40 लागू होगा कि क्या बदलाव होगा वो आगे की बात है। जब भी कोई नोटिस आएगा उसका मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, कौन कौन सा रूल फॉलो होता है, वो आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आज नहीं बताने वाला हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे अधिक पूछा जाता है 3D सीरीज का, 4D का और 5D का बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। सबसे अधिक याद रखेंगे 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, जिसमें एक्सेप्शन केसेस को आपको याद रखने हैं। एक्सेप्शन केसेस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं सारा एक्सेप्शन केसेस बता देता हूं। जैसे कि 3D सीरीज का सबसे पहला एक्सेप्शन केस आता है क्रोमियम में, ठीक है। क्रोमियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 p6 3s2 p6, यहाँ तक आप आर्गन भी लिख सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा आर्गन 18 एटॉमिक नंबर तक होता है, ठीक है। उसके बाद रूल के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए था 4s2 3d4, ये रूल के हिसाब से आपका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इसका रीज़न है, देखिए यहाँ पे जो आपका राइट कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 3d5 होगा। ऐसा क्यों होता है आप सभी देख पा रहे होंगे। अगर आप ऑर्बिटल इसका बनाएंगे, ठीक है, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आप अगर लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 4s हो गया और यहाँ पे हो गया 3d। 4s में आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3d में एक, 3d में 5 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4s भी हाफ फील्ड है क्योंकि 4s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 3d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 5 यहाँ पे अवेलेबल है। अर्थात कि हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था उससे अधिक स्टेबल है हाफ फील्ड, इसीलिए आप कॉन्फ़िगरेशन में ये लिखेंगे 4s1 3d5। सेम केस आता है मोलिब्डेनम के साथ। मोलिब्डेनम 4D सीरीज का एलिमेंट है और मोलिब्डेनम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है 42 होता है, उसका आप कॉन्फ़िगरेशन करके लिख लीजिएगा और सेम क्रोमियम के जैसा उसका केस होगा, ठीक है। यहाँ पे 5s1 होगा और
मोलिब्डेनम के केस में मैं आपको बता देता हूँ, मोलिब्डेनम के केस में या तो 5s1 होगा और 4d5 होगा, ठीक है। तो सेम केस आता है क्रोमियम और मोलिब्डेनम का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, एक्सेप्शन केसेस से इससे क्वेश्चन बन सकता है। कॉपर का केस देख लीजिएगा, कॉपर में फुल फील्ड फॉलो होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में होता है 4s1 3d10। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए 3d10 फुल फील्ड है और 4s1 हाफ फील्ड है, तो ये मोर स्टेबल होगा दिस कन्फिग्रेशन। और कॉपर के जैसा ही फॉलो होता है एजी, जो कि पूछा गया था, ठीक है। एजी का कन्फिग्रेशन पूछा गया था, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो एक्सेप्शन केसेस है उसको ज़्यादा देखने का प्रयास कीजिएगा। सेम टू सेम कॉपर का जैसा आपका फॉलो होगा एजी में। सिल्वर का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 47 होता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा 47 इसका एटॉमिक नंबर होगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा? यहाँ पे देखिए 3d 4s1 है, तो यहाँ पे एजी का 5s1 होगा और 4d10 होगा। ये कन्फिग्रेशन होता है एजी का, तो ये भी एक्सेप्शन केसेस में आता है, तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। सेम गोल्ड का भी होता है, ठीक है। एयू गोल्ड का भी सेम केस होता है, इसे भी देख लीजिएगा। इसमें 6s1 4d माफ कीजिएगा 5d10 होगा, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर भी याद रखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। इन सब एलिमेंट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पिछले साल 2022 में बना था, ठीक है। एजी वाला पूछा गया था एक शिफ्ट में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर अर्थात कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि केमिस्ट्री में हर जगह आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर बिकॉज दे कैन इजीली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन। क्यों वे मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं? क्योंकि उसका जो लास्ट आप ये एटम है, इसका लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली डोनेट हो जाते हैं, जिसके कारण इसे मेटेलिक कैरेक्टर हम लोग कहते हैं। ड्यू टू लोअर इलेक्ट्रॉन काउंट इन द पेरिफेरल सेल, ठीक है, उसके पेरिफेरल सेल में लोअर इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, जिसके कारण ये इजीली डोनेट कर सकते हैं। दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। ओबियस सा बात है, अगर मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं वो डक्टाइल होंगे, तन्यता होगा उसमें, उसके बाद वे आघातवर्धीय भी होंगे। दे आर गुड हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं गुड, लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे एक्सेप्शन होता है मरकरी का, ठीक है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर रिजिड एंड फ्रेजाइल एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, फ्लूइड एंड सेंसिटिव होता है, इसीलिए एक्सेप्शन याद रखेंगे मरकरी। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 4 ऑप्शन आपको डी ब्लॉक एलिमेंट का दे दिया जाएगा। मान लेते हैं Fe दे दिएगा, कोबाल्ट, निकल, उसके बाद मरकरी। उसमें से कहा जाएगा कौन सा अधिक सेंसिटिव है या फिर कौन सा फ्लूइड है, तो उसमें मरकरी टिक करके आना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, 11th और 12th का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उतना अधिक पीएचडी लेवल का आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ग्राउंड लेवल का जितना अधिक पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और सारा क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि किस चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली। तो अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं बताया गया है प्रीवियस ईयर का एग्जैक्टली। अगर कहीं से मिल जाएगा तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर ही दे दूंगा, इसीलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी मुझे मिलेगा मैं दे दूंगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट से मैंने बात किया था जब एग्जाम खत्म हुआ था, सारे क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, किस चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन बना था। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि ऑब्वियस बात है मेटल है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होगा। जनरली ये 9000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। एक्सेप्शन याद रखेंगे, सबसे अधिक एक्सेप्शन पूछा जाता है Zn, कैडमियम एंड Hg। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अगर क्वेश्चन में इस प्रकार का कहीं पूछा जाता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो सबसे पहले मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज करता है, उसके बाद मैंगनीज के बाद डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। मैंगनीज में जाकर के वो फ्रीज हो जाता है, माफ कीजिएगा उसमें स्टेबल हो जाता है। फ्रीज वर्ड गलत होगा यूज करना, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। मैंगनीज पे जाकर के स्टेबल होता है, स्मॉल डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे वो घटते जाता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। देखिए इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट से राइट की ओर जब हम जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अप टू D5। D5 तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इंक्रीज करता है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इंक्रीजेस, जिसके कारण मेटेलिक बॉन्ड भी इंक्रीज होगा। अधिक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मेटेलिक बॉन्ड अधिक स्ट्रॉन्ग होगा। हैंस इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। बाय टेकिंग द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इनटू अकाउंट, अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को देखते हैं हम लोग 3D सीरीज को,
we can conclude that the melting point increases from scandium to chromium. स्कैंडियम से क्रोमियम तक अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इंक्रीज करेगा, मैग्नीज में जाते जाते थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बिकॉज द मेटलिक बॉन्ड इज वीक इन कंपैरिजन टू द बॉन्ड ऑफ अदर डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, वहाँ पे जो मेटलिक बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे स्मॉल डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। एज वी प्रोसीड फर्दर, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही हम लोग आगे चलते जाएंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन घटते जाएगा और हमें मेल्टिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या होगा, मेटल ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव कंपेरेटिवली हायर मेल्टिंग पॉइंट देन इंटर रिलेटेड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज अर्थात के नीचे अगर आप ग्रुप में आते जाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, इससे एक क्वेश्चन बना था, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिक्रीज वाइल विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। पहले डिक्रीज करेगा, सेम केस यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, मैग्नीज तक लगभग डिक्रीज करेगा, मैग्नीज तक नहीं क्रोमियम तक डिक्रीज करेगा, उस पर मैग्नीज में स्मॉल आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो वो आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझे, डिक्रीज वाइल वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि मान लेते हैं ये आपका न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, जैसे कि स्कैंडियम से टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम तक गए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ते जाएगा, वो अपनी ओर उसे ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण साइज घटेगा। लेकिन जैसे ही मैग्नीज तक पहुंचेगा उसका साइज में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और मैग्नीज के बाद फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैग्नीज तक जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का जो रिपल्सन है वो कम रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, हालांकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन साथ में देखिए इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन पास में आ रहा है तो उसका रिपल्सन भी बढ़ रहा है, जिसके कारण उसका साइज जो है उसके बाद इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, डिक्रीज वाइल वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज करेगा। न्यू इलेक्ट्रॉन एडेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन द फाइनल सीरीज स्लाइटली इंक्रीज इन साइज, जो फाइनल सीरीज होगा वो इंक्रीज करेगा स्लाइटली, ठीक है। और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि न्यू सेल उसमें ऐड होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, जैसे कि 3D सीरीज हो गया, उसके बाद उसका नीचे आता है 3D सीरीज सबसे पहले आता है, उसके नीचे आता है 4D सीरीज, उसके नीचे आता है 5D सीरीज, ठीक है। 3D सीरीज से 4D सीरीज में जैसे ही आप जाएंगे तो साइज आपको इंक्रीज करेगा, ठीक है, साइज आपका इंक्रीज करेगा। लेकिन 4D से 5D सीरीज में जो साइज होता है वो कंपेरेटिवली सेम रहता है, लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, 3D से 4D जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, 4D से 5D जाएंगे तो इसमें स्लाइटली आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, कहीं कहीं तो बराबर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग जिरकोनियम, ठीक है, जिरकोनियम और हाफनियम, ये दो चीज़ में फॉलो होता है। इसका जो आपका इसमें साइज होगा ये कंपेरेटिवली बराबर साइज का होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, उसके कारण होता है, क्योंकि 14 लेंथेनम ग्रुप आ जाता है, लेंथेनाइड ग्रुप आ जाता है, उसके बाद उसका नेक्स्ट सीरीज में एक्टिनाइड ग्रुप आ जाता है, इसी कारण इसमें जो आपका डिफरेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो क्यों ऐसा होता है, दिस इज ड्यू टू द लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, इट इज दिस डिफेक्ट, ये किस में देखा जा सकता है, जिरकोनियम, ZR एंड हाफनियम में ये चीज़ देखा जा सकता है। ये 4D का है, जिरकोनियम 4D सीरीज का है, हाफनियम 5D सीरीज का है, लेकिन फिर भी इन दोनों का अगर आप कंपेयर करेंगे एटॉमिक या फिर एटॉमिक आयोनिक रेडियाई का, तो लगभग ये बराबर होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, ये चीज़ पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टॉपिक आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप सभी को पता होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और जो परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा उसे हम लोग फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है डी ब्लॉक एलिमेंट। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, जैसे कि एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट इन द सीरीज ऑल ट्रांजिशन
एलिमेंट्स हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट और लास्ट छोड़ करके सभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 3D सीरीज में अगर देखेंगे तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखेंगे मैंगनीज का होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और सारे ऑक्सीडेशन स्टेट कौन क्या शो करता है मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप सभी को आता होगा मेरे ख्याल से, आगे टॉपिक है वैसे मैं आपको बता दूंगा कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सिंपल से याद रखेंगे, जैसे कि स्कैंडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होता है 3D1 4s2, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैंडियम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4s का 2 इलेक्ट्रॉन खो करके +2 बना सकता है, या फिर 4s का 2 इलेक्ट्रॉन और D1 का 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये त्याग कर देगा तो यहाँ पे +3 बनेगा। उसी प्रकार टाइटेनियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3D2 4s2 होता है, जिसमें +2 भी हो सकता है +3 भी, और चारों इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी देख सकते हैं कि किसमें कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। याद रखेंगे Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट केवल 2 होता है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। Zn का ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 4D सीरीज का मैंने लिख दिया है। 4D सीरीज का देखिएगा इट्रियम, उसके बाद जिरकोनियम, नायोबियम, मोल्बिडेनम, उसके बाद देखने टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोहोडियम, प्लेडिनम, सिल्वर, उसके बाद कैडमियम। याद रखेंगे कैडमियम का केवल +2 होता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इट्रियम का याद रखेंगे +3 होता है। सबसे हाईएस्ट इसमें याद रखेंगे रूथेनियम का होता है, +8 तक जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रॉम इट्रियम टू रूथेनियम एलिमेंट ट्राइज टू लूज इलेक्ट्रॉन टू गेट एम्प्टी डी ऑर्बिटल। रूथेनियम एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज लगभग 8 होता है। आप इस कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं RuO4 में x इज इक्वल टू +8 होगा, अर्थात कि रूथेनियम यहाँ पे +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम रोहोडियम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन साइज। जैसे ही आगे बढ़ेंगे डिक्रीज इन साइज होता है, जिसके कारण लेस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। आगे देखिएगा उसके बाद 5D सीरीज का भी मैंने लिख दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डी ब्लॉक एलिमेंट का बहुत अधिक होता है। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में मौजूद है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी खर्चा होता है उसी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो स्मॉल साइज होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का, जिसके कारण आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी अधिक होता है। स्मॉल साइज होता है अर्थात कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन जाना नहीं खोजेगा, जिसके कारण आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो हाई होता है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ डी ब्लॉक इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जैसे ही जाएंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, और वही सेम केस रहेगा, मैग्नीज तक बढ़ेगा, उसके बाद मैग्नीज से वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट, याद रखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट से आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो अधिक होता है, और पी ब्लॉक एलिमेंट से आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, Zn कैडमियम एंड Mg का हाइस्ट यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, इसे आप याद रखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, आप सभी को पता होगा डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत अधिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ लिगेंड बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल। पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल है जो कि लिगेंड के साथ मिलकर के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। डेंसिटी देखिए, द हाई डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज ड्यू टू दियर शॉर्ट एटॉमिक साइज। हाई डेंसिटी क्यों होता है? शॉर्ट एटॉमिक साइज के कारण ये हाई डेंसिटी होता है। एंड स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, द डेंसिटी ट्रेंड्स इन द ट्रांजिशन सीरीज इन इनवर्स टू द एटॉमिक रेडियाई, दैट इज इट ग्रोज इनिशियली स्टेबलाइजेस एंड फाइनली ड्रॉप्स, ठीक है। डेंसिटी सेम आपका होगा, और ये आपका एटॉमिक रेडियाई का ऑपोजिट होता है, इसीलिए देखिए ये पहले ग्रोज करेगा, पहले बढ़ेगा लगभग क्रोमियम तक, मैग्नीज में थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद ये घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी याद रखेंगे ऑपोजिट प्रोपोर्शनली आप डेंसिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू, मैं आपको बता देता हूँ, रो इज इक्वल टू 1 आपका यहाँ पे हो जाएगा एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई ऑपोजिट होता है, ठीक है, या फिर आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी कर सकते हैं। देखिए कलर्ड कंपाउंड, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण जो कम्प्लेक्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि
कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, उसके बाद एलॉय फॉर्मेशन, ये सब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।